Assalamu alaikum. My name is Yahya Wadeed, and today I am gonna exam percussion and auscultation of cardiovascular system. So सबसे पहले हमने पेशेंट से परमिशन लेनी है ताकि हम उनकी स्किन को एक्सपोज कर सकें, ताकि हम इजीली परकस कर सकें। देन उसके बाद हमने पेशेंट के राइट साइड पे अप्रोच करना है। देन उसको हम परकशन करनी है। परकशन हम कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले हमें हार्ट के बॉडीज पता होने चाहिए। सो हम राइट साइड पे परकस करने के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे परकस करेंगे। एंड सेम इसी तरह हम लेफ्ट साइड पे हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे परकस करेंगे। सो हम अपना लेफ्ट हैंड पेशेंट की बॉडी पे रखेंगे। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम वही कर लेंगे, द फर्स्ट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। हम मिडिल फिंगर के इंटरफिंजल जॉइंट पे हम अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर जिसे हम प्लेक्सर कहते हैं, हम प्लेक्सीमीटर पे परपेंडिकुलर हिट करेंगे और हम रेजोनेंस चेक कर लेंगे। ये हम ट्वाइस करेंगे। देन इसी तरह हम सारे बॉर्डर्स पे करते हैं वन बाय वन। सो हम परकशन में देखते क्या हैं? हम परकशन में देखते हैं कि रेजोनेंस ठीक है कि ये इंक्रीज है, डिक्रीज है कि नहीं। सो सबसे पहले रेजोनेंस डिक्रीज कब होगी? जब हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुई हो। सो डेलनेस हमारे पास राइट साइड पे मोस्टली हमारे पास आती है। राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन से हम ये करेंगे। सो हम देख लेते हैं कहाँ पे डेलनेस है कि नहीं। देन हम ये करते जाएंगे। मिड क्लेविकुलर लाइन से हम मीडियली मूव करते जाएंगे। देन हम अक्रॉस मिड क्लेविकल लेटरली तो हम मीडियली आएंगे लाइक सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। देन हम थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। देन सेम इसी तरह हम इधर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम परकस कर लेंगे। सो जहाँ पे हमारे डलनेस बेसिकली हम मोस्टली हमारे पास कॉमनली प्रेजेंट होती है लेफ्ट इंटरकोस्टल फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन हमारे पास परकशन आएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास परकशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्कल्टेशन। तो सबसे पहले हमें ऑस्कल्टेशन के पॉइंट्स पता होने चाहिए। हमने ऑस्कल्टेट में करना क्या है? हमने हार्ट की साउंड सुननी है। तो हमारे पास चार बेसिक एरियाज होते हैं। हमने इसे याद किया हुआ ऑल फिजिशियन टेक मनी। सो हमारे पास सबसे पहले एयोटिक वाल्व राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारे पास आ जाता है पल्मोनरी वाल्व। देन हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है एयोटिक वाल्व। देन हमारे पास फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आ जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे हमारे फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आ जाता है माइट्रल वाल्व। सो हम इन एरियाज पे परकस ऑस्कल्टेट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास कोई साउंड में अबनॉर्मलिटी है कि नहीं। सो जो नॉर्मल साउंड है वो हमारे पास आ जाती है S1 और S2। जो S1 है वो प्रोड्यूस होती है आफ्टर द क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हम उधर ऑस्कल्टेट कर लेंगे। और जो S2 है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर पे। सो हम ये कर साउंड सुन लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास लब डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। सो S1 हमारे पास प्रोड्यूस होगी ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व पे। वो हम ऑस्कल्टेट कर लेते हैं फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे। देन माइट्रल वाल्व को सुन लेंगे फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, हमें एपेक्स स्पीड भी कहते हैं इसको। देन इसी तरह हम S2 सुन लेंगे सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे और लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम आयोटिक वाल्व को सुन लेंगे। ये हमारे पास ऑस्कल्टेशन हम ये लो पे साउंड होती है हार्ट। सो इसलिए हमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें सुनाई देगी विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, नॉट विद द चेस्ट पीस। सो हम इसको ऐसे में सुनेंगे। देन अपेक्स बीट माइट्रल वाल्व। सो इस तरह हम हार्ट साउंड सुन लेंगे। सो उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास आ जाता है कि कोई अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। सो हम पेशेंट को लेफ्ट लेटर पोजीशन पे लेके जाएंगे और हम मिड डायस्टोलिक मर्मर को ऑस्कल्टेट करेंगे। लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा बाजू थोड़ा सा। सो ये हम अपेक्स बीट पे सुन लेंगे लेफ्ट साइड पे मिड डायस्टोलिक मर्मर को। देन इसी तरह हम ऑस्कल्टेट करेंगे पल्मोनरी रिगर्जिटेशन या आयोटिक रिगर्जिटेशन को उनके स्पेसिफिक एरियाज पे। जैसे हम पल्मोनरी को जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास इधर आएगी। पेशेंट को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड कर देना, हमें इजीली सुनाई देगी। इसी तरह हम आयोटिक A2 एरिया को वो हमारे पास आ जाती है थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे, बिल्कुल मीडियली स्टेर्नम बॉर्डर के साथ।
देन हमारे पास आ जाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट जोन। स्प्लिटिंग हमारे पास S1 की सिग्निफिकेंट भी नहीं है और अनकॉमन है, वो ज़्यादा नॉर्मली नहीं फील होती। और जो हमारे पास S2 है उसकी कॉमन भी है और उसकी स्प्लिटिंग भी होती है, वो कम अकर होती है और सिग्निफिकेंट भी है वो। तो स्प्लिटिंग हमारे पास 3 तरह से आ सकती है, यूजुअल स्प्लिटिंग, फिक्स स्प्लिटिंग एंड रिवर्स स्प्लिटिंग। यूजुअल स्प्लिटिंग हमारे पास कब आएगी, जब हमारे पास जो S2 साउंड है वो प्रोड्यूस होनी है P2 पे, वो जब P2 हमारे पास डिले हो जाए एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल, मतलब कि हमारे पास जो पल्मोनरी वाल्व है वो लेट क्लोज हो एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व। सो ये यूजुअल स्प्लिटिंग है। देन ये ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ज़्यादा होती है और ये हमारे पास क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो राइट साइड का वॉल्यूम होता है कार्डियक आउटपुट वो ज़्यादा होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और लेफ्ट साइड का फॉल हो जाता है कार्डियक आउटपुट। सो इसी तरह हमारे पास जो ये नॉर्मली चिल्ड्रन में या अडल्ट में हो सकती है, या वो पेशेंट जिनमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती है वो फिक्स स्प्लिटिंग हो जाती है। फिक्स स्प्लिटिंग में हमारे पास ये कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन और ये इसमें भी P2 इज डिलेड एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व, मतलब पल्मोनरी वाल्व लेट क्लोज ड्यू टू आफ्टर द क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व। सो फिक्स स्प्लिटिंग हमारे पास उन पेशेंट्स में हो जाती है जिनमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कैसे, जब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में चला जाए, सो हमारे पास ब्लड ज़्यादा हो जाता है और स्प्लिटिंग आ जाती है। ये कांस्टेंट होती है, इसको रेस्पिरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में दोनों में ये कांस्टेंट है। देन हमारे पास आ जाती है रिवर्स स्प्लिटिंग। रिवर्स स्प्लिटिंग में हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो लेट एम्प्टी होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेंट्रिकल लेट एम्प्टी होगा, जिसका मतलब है हमारे पास एओर्टिक वाल्व लेट क्लोज होगा एज कम्पेयर टू पल्मोनरी वाल्व। सो इसमें हमारे पास रिवर्स आ जाता है एक्सपायरेशन से, मतलब कि एक्सपायरेशन में ज़्यादा होगा और इंक्रीज होगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड डिक्रीज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। सो ये रिवर्स स्प्लिटिंग है। रिवर्स स्प्लिटिंग हमारे पास उन डिजीज में आ जाती है जिनमें हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ हो या जिनमें राइट वेंट्रिकल पेस मेकर लगा, राइट वेंट्रिकल पेस लगा हो। सो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि S1 और S2 कौन सी है। S1 लब और डब हमें डिफरेंस ऐसे पता कर सकते हैं कि जब हम हार्ट साउंड सुन रहे होंगे तो हम कैरोटरी पल्स को भी साथ फील करेंगे और हम हार्ट साउंड सुनेंगे। जो हमारे पास जस्ट बिफोर द कैरोटरी पल्स फील हो वो हमारे पास होगी S1 और जो आफ्टर द कैरोटरी पल्स हो वो हमारे पास आ जाएगी S2। सेम इसी तरह S3 और S4 साउंड है। S3 हमारे पास लो पिच साउंड है, तो ये एबनॉर्मल होती है और ये हमें उन पेशेंट से फील होगी जो मतलब प्रेगनेंट है या माइट्रल डिगर्जिटेशन है जिनमें। सो हमारे पास सेम इसी तरह S4 है। S4 भी लो पिच साउंड है और ये हमें हाइपरटेंशन के पेशेंट्स पे या इस्केमिक डिजीज़ के पेशेंट्स पे। S3 और S4 हम मोस्टली ऑडिबल होती है एपेक्स, लेफ्ट साइड पे एपेक्स पे, और राइट साइड पे हम सुनना चाहें तो ये लेफ्ट पेरास्टेनल बॉर्डर पे हमें सुनाई दे सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास हार्ट के मर्मर्स आ जाते हैं। मर्मर्स को अबनॉर्मल साउंड्स होती हैं। सो ये हमारे पास एक्सेसिव ब्लड फ्लो की वजह से आ सकता है, हमारे वाल्व्स नॉर्मल हो। सो हमारे पास ये क्यों आएंगे, क्योंकि ब्लड जैसे कि एनीमिया की कंडीशन में या प्रेगनेंसी की कंडीशन में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम फंक्शनल फ्लो मर्मर्स भी कह देते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे वाल्व्स नैरो हुए हों, जैसे कि माइट्रल स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन में, आयोटिक स्टेनोसिस में। सो हमारे पास ये जो मर्मर्स आएंगे मतलब हमारे ब्लड नॉर्मल अमाउंट है लेकिन हमारे वाल्व स्टेनोज्ड है। सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि abnormal directional flow of the blood, जैसे कि arterial septal defect, ventricular septal defect या आउटसाइड द हार्ट जो हमारे पास आ जाए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आ जाए, तो इसमें भी हमारे पास मर्मर्स सुनाई देंगे। सो मर्मर्स हमारे पास दो तरह के आ सकते हैं, सिस्टोलिक मर्मर्स एंड डायस्टोलिक मर्मर्स। सिस्टोलिक मर्मर्स में हमारे पास पैनसिस्टोलिक मर्मर्स आ जाते हैं जो कि माइट्रल डिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड डिगर्जिटेशन में आ जाते हैं। ये शुरू होते हैं S1 से और S2 तक चले जाते हैं या S2 से भी आगे चले जाते हैं इसकी मर्मर्स की आवाज़। सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हमारे पास आफ्टर द S1 शुरू होगा और बिफोर S2 खत्म हो जाएगा और फिर गैप होगा मर्मर में और दोनों हार्ट सोर्स में। देन हमारे पास आ जाता है डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक में हमारे पास आ जाता है अर्ली डायस्टोल S2 से शुरू होगा और ये बिल्कुल साथ शुरू होगा, ये होगा हमारे पास एयोर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से और एयोर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की रिगर्जिटेशन की वजह से। देन हमारे पास मिड डायस्टोल होगा, ये मिड डायस्टोल पे शुरू होगा जैसे कि नाम डोनेट कर रहा है, और ये हमारे पास माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टेनोसिस की वजह से होगा। देन हमारे पास मर्मर्स के 6 क्रियाज आ जाता है। एक वो मर्मर जो हमारे बिल्कुल खामोश कमरे में भी बड़ी मुश्किल से सुनाई दे, और एक जो 6 ग्रेड उसका ये है कि हमें बगैर स्टेथोस्कोप की हमें आवाज़ मर्मर सुनाई दे।
देन नॉर्मल इसमें ग्रेड्स क्लासीफाई कर लेते हैं। और मर्मर्स ड्यूरिंग, और राइट साइड के मर्मर्स हमें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोमिनेंट होंगे और लेफ्ट साइड के ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रोमिनेंट होंगे। सो मर्मर्स के बाद हमारे पास आ जाता है पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल रब। पेरिकार्डियल रब हमारे पास रफ स्क्रैची साउंड प्रोड्यूस होगी, और वो कब होगी, जब हमारे पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हुई हो, पेरिकार्डाइटिस जैसे कि। और हमारे पास ये होगा कि, और हम प्लूरल और पेरिकार्डियल रब में हम डिफरेंस कैसे कर सकेंगे, हम पेशेंट को सांस होल्ड करवाएंगे। अगर तो मर्मर ख़त्म हो जाए तो मतलब प्लूरल था, अगर मर्मर फिर भी प्रेजेंट है तो ये पेरिकार्डियल है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना है।